चलिए एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो दोस्ती के एक मिशन से शुरू हुई लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय घटना में बदल गई। ये कहानी है आइरिस डीना की, एक ईरानी जंगी जहाज जिसकी वजह से हिंद महासागर में एक बड़ा भू राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया। तो इस पूरी कहानी के केंद्र में है एक चौंकाने वाली घटना, हिंद महासागर के बीचों बीच एक ईरानी जंगी जहाज आइरिस डीना का डूब जाना। तो हुआ ये कि 25 फरवरी को यह जहाज भारत से निकला। फिर 4 मार्च की सुबह इसने एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा, मतलब मदद की गुहार लगाई। लेकिन जब तक मदद पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आइरिस डीना गायब हो चुका था। अब इस घटना को जो बात वाकई में पेचीदा बनाती है वो है इसका बैकग्राउंड। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि यह जहाज डीना किसी जंग पर नहीं निकला था, बल्कि बिल्कुल उल्टा था। आइरिस डीना तो भारत में एक सम्मानित मेहमान था। वो यहाँ मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज मिलान 2026 में हिस्सा लेने आया था। विशाखापट्टनम में तो लोकल लोगों ने इसके क्रू के साथ गर्मजोशी से मुलाकात की, उनके साथ सेल्फी तक ली। लेकिन बस कुछ ही दिनों के बाद दोस्ती का वो माहौल पूरी तरह से बिखर गया। एक हिंसक हमले में पूरे 87 नाविकों की जान चली गई, और इनमें से कई तो युवा कैडेट थे जो बस अपने करियर की शुरुआत ही कर रहे थे। अब समझना यह है कि यह हमला अचानक नहीं हुआ। ये कोई अकेली घटना नहीं थी, बल्कि ये एक बहुत बड़े अनडिक्लेयर्ड वॉर का नतीजा था, जिसकी आग हजारों मील दूर से हिंद महासागर तक पहुंच गई थी। तो सवाल ये उठता है कि इसके पीछे की बड़ी वजह क्या थी? असल में इसका जवाब हमें अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव में मिलता है। एक ऐसा तनाव जो अपने चरम पर था। देखिए, डीना के डूबने से ठीक पहले के हफ्तों में अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ एक जबरदस्त हवाई हमला शुरू किया था, जिसे नाम दिया गया था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। और ईरान भी चुप नहीं बैठा, उसने भी मिडल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों से पलटवार किया। और इस टकराव की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का ऑफिशियल स्टैंड बिल्कुल साफ था। कोई बातचीत नहीं होगी, ईरान को पूरी तरह से सरेंडर करना होगा। अब यहीं से ये कहानी अपने सबसे विवादित हिस्से पर पहुंचती है, और वो है इस हमले की कानूनी वैधता का सवाल। एक ऐसा सवाल जो हमें सदियों पुराने समुद्री कानूनों की गहराइयों में ले जाता है। अमेरिकी रक्षा सचिव ने तो इस हमले को, जो कि पनडुब्बी यूएसएस चार्लोट ने किया था, वर्ल्ड वॉर II के बाद की एक ऐतिहासिक मिलिट्री कार्रवाई तक कह दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अपनी जगह कायम है, क्या आइरिस डीना वाकई एक जायज़ निशाना था? देखिए, एक इंटरनेशनल लॉ है जिसे UNCLOS कहते हैं। ये कहता है कि खुले समंदर सिर्फ शांतिपूर्ण कामों के लिए हैं। अब ये जो हमला हुआ वो श्रीलंका के अपने समुद्री इलाके में तो नहीं हुआ, पर उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में हुआ। और ये एक ऐसा इलाका है जहां कानून की व्याख्या को लेकर ग्रे एरियाज हैं। और यहीं पर पूरा मामला आके फंस जाता है। एक तरफ अमेरिका का तर्क था कि भाई एक अघोषित युद्ध चल रहा है और ये सेल्फ डिफेंस का एक जायज़ कदम था। वहीं दूसरी तरफ ईरान और उसके सपोर्टर्स का कहना था कि ये तो सरासर इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है, क्योंकि डीना एक ट्रेनिंग शिप था और उससे कोई सीधा खतरा भी नहीं था। तो फिर इस एक घटना का असर पूरे इलाके पर कैसे पड़ा? डीना के डूबने से हिंद महासागर में जैसे एक भूचाल आ गया, जिसने न्यूट्रल देशों को एक बहुत ही मुश्किल और खतरनाक स्थिति में लाके खड़ा कर दिया। अब श्रीलंका और भारत दोनों ही एक तरह की डिप्लोमैटिक रस्साकशी में फंस गए। एक तरफ तो बचे हुए लोगों को बचाने की मानवीय जिम्मेदारी थी, और दूसरी तरफ अपने दरवाजे पर आ चुके एक ग्लोबल झगड़े का राजनीतिक दबाव था। दोनों के बीच बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल था। और जैसा कि भारत के विदेश मंत्री ने भी साफ साफ कहा, यह घटना एक कड़वी सच्चाई को सामने लाती है। वो ये कि हिंद महासागर अब किसी का बैकयार्ड नहीं रह गया है, बल्कि एक ग्लोबल पावर प्ले का एक बड़ा अखाड़ा बन चुका है। तो आखिर में आइरिस डीना की कहानी एक चेतावनी की तरह है। ये हमें याद दिलाती है कि आज के इस कनेक्टेड दुनिया में कोई भी इलाका किसी भी टकराव से पूरी तरह महफूज नहीं है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगली बार जंग का एक नया मोर्चा कहाँ खुलेगा, जहां किसी ने सोचा भी नहीं होगा।